Assalamu alaikum, dear learners. Today our topic of discussion is research method in social psychology. So objective of this lecture is to gain the knowledge pertaining to various research methods used to study the human behavior. Be aware of the ethics employed in scientific investigation of human behavior. Expected outcomes of this lecture after taking this lecture, learner will be able to understand the need and procedure of using research method to study human behavior. Understand the significance of ethics required to do a scientific study. Social psychology relies on empirical research, which is the systematic investigation of observable phenomena, behavior, event in the world. अब सोशल साइकोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह के होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं और उनके क्या कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के होते हैं. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सोशल साइकोलॉजी जो है, जब इसमें रिसर्च मेथड्स यूज किए जाते हैं तो उनका पर्पस क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना. अब सोशल साइकोलॉजी में जो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी तो वो जो थोरो इन्वेस्टिगेशन होंगी, इन डेप्थ एनालिसिस होगा, वो ऑब्जर्वेबल फिनोमेना जैसे एक बिहेवियर है तो बिहेवियर आपको नजर आता है एक पर्सन के माइंड में क्या थॉट्स हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसको आप इतनी आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जो बिहेवियर सामने होता है वो तो आपको नजर आ रहा होता है. इसी तरह कोई इवेंट होता है तो इवेंट भी आपको बाहर जो नजर आ रहा होता है, ऑब्जर्व जिसको आप कर रहे होते हैं, आप उसको देख रहे होते हैं. अब वो इस इवेंट के पीछे क्या कॉजिंग फैक्टर्स हैं, वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो एक पर्सन शो कर रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं. और डिफरेंट जो ओवर्ट बिहेवियर होते हैं, ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर होते हैं, जो पूरी दुनिया में हमारे गिर्द के एनवायरनमेंट जो चीजें हो रही होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोशल साइकोलॉजी में डिफरेंट रिसर्च मेथड जो है वो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्पिरिकल रिसर्च, जब आप कोई स्टडी प्लान करते हैं, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, एम्पिरिकल रिसर्च करने जा रहे होते हैं, तो उसमें से सबसे पहली चीज है वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने ये स्टडी प्लान की है और उसका जो है वो मकसद ये है और उसमें आप ये चीज जो है वो आपका बेसिक गोल जो है वो ये है. क्योंकि जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, आप फर्दर स्ट्रैटेजीज यूज नहीं कर सकते. और जो बाद में स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, जैसे टेक्निक्स आप करते हैं, जैसे आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं या आप डाटा कलेक्शन टेक्निक है, आपकी डाटा एनालिसिस टेक्निक है, जब वो आप यूज करते हैं तो वो सब डिपेंड कर रही होती हैं कि बेसिकली आपका रिसर्च गोल क्या था, आप करने क्या जा रहे थे. तो फर्स्ट स्टेप पर आपको जरूरी होता है कि आप क्लियर जो है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि ये आपकी स्टडी का गोल है और आप ये मेजर करने जा रहे हैं. इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिसर्च हाइपोथेसिस क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि ये आपके रिसर्च हाइपोथेसिस हैं. आप हाइपोथेसिस भी फ्रेम कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है और उन हाइपोथेसिस का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है. आपने जो क्वेश्चन बनाया है उसका आंसर आपको किस डायरेक्शन में मिलता है. बाज़-औक़ात चीजें उस तरह क्लियर नहीं होती, लेकिन आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो डिसप्रूव हो ये बात की बात है, लेकिन आपके रिसर्च हाइपोथेसिस भी क्लियरली फ्रेम होने चाहिए. या आप रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो भी क्लियरली फ्रेम होने चाहिए. लेकिन ये दोनों चीजें डिपेंड करेंगी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पर. इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स. जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपने फाइंड आउट किया है, वो उसकी वैलिडिटी क्या है, आप उसको किस हद तक जनरलाइज कर सकते हैं. आपने जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी डिटरमिन किया है, जैसे इंटरनल वैलिडिटी होती है, तो क्या वो भी जो है वो स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप है. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें डिफरेंट फैक्टर्स या कोई थर्ड वेरिएबल का भी रोल जो है वो नजर आ रहा है. और आप अपनी फाइंडिंग्स को किस पॉपुलेशन पर या किस हद तक जो है उसको जनरलाइज कर सकते हैं, उसके एक्सटर्नल वैलिडिटी कितनी है. तो वो फाइंडिंग्स की वैलिडिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने जो इस पर्पस के लिए रिसर्च की है तो उस रिसर्च से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो भी मेंशन करने जो है वो जरूरी होते हैं. फिर इसके बाद है रिसर्च एथिक्स. सो एथिक्स जो है वो तो आपकी वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक काम करते हैं. तो जब तक आपके रिसर्च एथिक्स आपने फॉलो नहीं किए होंगे तो आपकी स्टडी जो है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होगी. और चूंकि आपने स्टडी में ह्यूमन राइट्स को और उनकी जो है वेलफेयर को भी सामने रखना होता है, और इसके अलावा आपने हार्म से उन्हें जो है मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उन्हें बचाना होता
है, और अगर कहीं थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व हो तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है ताकि आप इस रिस्क को जो है वो रिड्यूस कर सकें, और आपने हर चीज क्लियर रखनी होती है। तो रिसर्च एथिक्स के बगैर जो है वो कोई भी एम्पेरिकल स्टडी जो है वो इतनी वर्थफुल नहीं कंसीडर की जाएगी। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको सामने रखते हुए आप एक एम्पेरिकल स्टडी जो है वो अपनी प्लान कर सकते हैं। Research methods. Following two types of research method can be used in social psychology. अब social psychology में दो मेन अप्रोचेस आप यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव इसमें भी आपको डिफरेंट रिसर्च मेथड्स मिलेंगे और क्वालिटेटिव स्टडी में भी आपको डिफरेंट टाइप की स्टडीज मिलेंगी, जिनमें से आपको एक स्पेसिफिक मेथड यूज करके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं और उसके थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं या क्वालिटेटिव यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर या आपके माइंड में जो एक क्वेश्चन है वो किस तरह का है, आप किस तरह के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, किन फैक्टर्स को रिलेट करके करना चाहते हैं और आपकी रिसर्च फिलॉसफी क्या है। तो उसको सामने रखते हुए आप इन दोनों में से कोई भी अप्रोच जो है वो यूज कर सकते हैं। रिसर्च मेथड सोशल साइकोलॉजी में अब डिफरेंट रिसर्च मेथड्स हैं जो आप यूज करके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। उसमें पहला है सर्वे। अ सर्वे इज अ प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग मेंबर्स ऑफ सम पॉपुलेशन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड रिकॉर्डिंग देयर रिस्पॉन्सेज। अब सर्वे जो है वो यूजुअली लोगों की ओपिनियन, उनके बिलीव्स, उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया जाता है। तो सर्वे के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी एक टारगेट पॉपुलेशन जो आपने सेलेक्ट की है, उसे डिफरेंट फॉर्म्स, क्वेश्चनर्स देके, सर्वे फॉर्म देकर आप उनकी ओपिनियन को, उनके बिलीव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड उनकी ओपिनियन ले सकते हैं, उनकी थॉट्स को चेक कर सकते हैं और उनके रिकॉर्ड्स जो हैं, रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उनको आप अपने पास रिकॉर्ड करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सर्वे आज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द एटीट्यूड, एट्रीब्यूट, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। तो सर्वे जो है वो बेसिकली लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड, जो सोशल बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, स्टाइल्स हैं, आप उनको कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को कर सकते हैं, किसी के स्पेसिफिक बिहेवियर को लेकर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका रिसर्च क्वेश्चन या आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको सामने रखते हुए आप अपने क्वेश्चनर डिजाइन भी कर सकते हैं सर्वे फॉर्म, और आप उसे स्टैंडर्डाइज, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज जो है सर्वे फॉर्म आप वो भी ले सकते हैं जिसके थ्रू आप ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट कर सकें। नंबर 2 है एक्सपेरिमेंट्स। It is the most highly control of the research methodologies and it is a powerful method for establishing causal relation between variables. अब ये बड़ा एक आप समझ लें कि एक्सपेंसिव और एक पावरफुल मेथड भी है। अब वो इसलिए कि इसमें आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है कि जहाँ पर आपका फुल कंट्रोल हो। जैसे आप कोई आर्टिफिशियल लैब बना सकते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्लासरूम में भी कर सकते हैं, किसी और सेटिंग में आप उसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट में फुल कंट्रोल होना जरूरी है ताकि आप जो कॉजल रिलेशनशिप डिटरमिन करने जा रहे हैं दो वेरिएबल्स में, वो हो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो जितना स्ट्रांग होगा, जितना आपने एक्सटर्नल जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल किया होगा, उतनी ही आपके एक्सपेरिमेंट्स की इंटरनल वैलिडिटी जो है वो एनहांस होगी। तो इसको बहुत करने में एक वक्त भी दरकार होता है और आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करनी होती है, ऐसी मेथोडोलॉजी यूज करनी होती है कि जिसके थ्रू आप दो वेरिएबल में रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकें और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं उन्हें जिस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं आपको कंट्रोल करना होगा। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम आर मेजर्ड बाय मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, यानी इसकी क्वालिटी क्वांटिटी को चेंज करके वो देखता है कि उससे जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आउटकम वेरिएबल है, उसमें कितना फर्क पड़ा, उसमें कितनी चेंजेस आई हैं। तो इस तरह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स आर प्रेफरेबली इन सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी में ज़्यादातर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डायरेक्टली रिलेट करता है। दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं, दूसरी फील्ड्स हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी है चूंकि ये स्पेसिफिकली एक ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी के साथ रिलेट करके कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा किए जाते हैं।
फिर नेक्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन स्टडी. सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. अब सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड को भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा अबाउट नेचुरली अकरिंग वेरिएबल. तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी होती है कि जिसमें जो नेचुरली अकरिंग इवेंट्स हैं, इन्वायरमेंट में कोई इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेट करके भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है. उस ऑब्जर्वेशन के जरिए भी जो है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है. इन अ फील्ड स्टडी ऑब्जर्वर व्यू एन इवेंट एंड एक्टिविटी एज इट अकर्स एंड देन रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन. ह्यूमन बिहेवियर को बाकायदा एक एक्टिविटी के दौरान या किसी इवेंट के दौरान भी स्टडी किया जाता है और उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है और उस बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है. अब ऑब्जर्वेशन स्टडीज में अक्सर रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनकर भी रोल प्ले करते हैं. उस एक्टिविटी में बाकायदा खुद भी इन्वॉल्व होते हैं और देखते हैं कि लोग जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. और इसी तरह डिस्गाइज्ड और अनडिस्गाइज्ड फॉर्म में भी रिसर्चर जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करता है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन मेथड्स. Archival research involves analysis of existing information collected by others. अब archival record जो है वो basically एक previous record होता है जो already researches हो चुकी हैं, जो already literature मौजूद है, information है, उन informations को लेकर researcher जो है वो उनको base बनाकर ना एक analysis present करता है, further information उस पर collect करके और एक new angle से चीजों को present करता है. Sources of archival data include जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिजिकल ट्रेसेस एक्सेट्रा. अब यहाँ पर रिसर्चर जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा लेगा, जैसे रिसर्च जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन में होते हैं, इसी तरह बुक्स होती हैं, फिजिकल ट्रेसेस हैं, बहुत से ऐसे क्रिएचर हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और कुछ शील्ड्स, मेडल, सर्टिफिकेट्स और कोई इमारतें हैं, कोई इसकी और क्रिएटिव ऐसी प्रोडक्ट है, उनको देखकर जो है वो लेकर कंसीडर करते हुए रिसर्चर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उन इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करेगा. रिसर्चर यूज कंटेंट एनालिसिस टू स्टडी टेक्सचुअल मटेरियल सच एज स्पीच रिपोर्ट्स. तो रिसर्चर जो है वो स्पीचेस को भी, कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं, स्पीच हैं, कोई डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, तो उनसे भी वो इंफॉर्मेशन को लेकर उसका कंटेंट एनालिसिस करके जो है वो एक रिसर्च पर्पस के लिए उसे यूज करेगा. तो इस एक आर्काइवल रिसर्च के जरिए भी आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं. Ethical issues in research. In order to prevent physical and social harm, researchers employ following ethics while doing a scientific study. अब सोशल साइकोलॉजी में भी रिसर्चर जो है वो डिफरेंट एथिक्स जो है वो फॉलो करेंगे जो करने चाहिए ताकि किसी किस्म का फिजिकल और सोशल हार्म ना हो. पार्टिसिपेंट को किसी हार्म से बचाने के लिए भी और पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को भी सामने रखते हुए, उसकी डिग्निटी को सामने रखते हुए और इसके अलावा रिसर्च के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एथिक्स को फॉलो करना जरूरी होता है. इसमें एक जो एथिक है वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल. कोई भी रिसर्च जब आप करेंगे किसी भी फील्ड में कर रहे हो तो वो उसके लिए आपको एक परमिशन रिक्वायर्ड होती है. अब ये परमिशन आप जिस इदारे के साथ रिसर्च कर रहे हैं, जिस इदारे से आप एफिलिएटेड है, तो वहाँ जो है वो उनका एथिकल रिव्यू बोर्ड होगा, कोई कमेटी होगी और वो आपके रिसर्च प्रपोजल जो है उस कमेटी में बोर्ड में जाते हैं जहाँ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, वो उन प्रपोजल्स को रिव्यू करते हैं और फिर वो देखते हैं कि इसमें किसी किस्म के कोई ऐसा हार्म तो नहीं है इस रिसर्च से, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल या कोई और किस्म का, और क्या रिसर्चर ने हर चीज जो है बड़ी क्लियर की है, उसकी पूरी मेथडोलॉजी को क्लियर किया हुआ है और वो रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसकी एक वर्थ है और जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और इससे किसी भी किस्म का कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं है. तो वो फिर ये सारी चीजों को वो बोर्ड और वो कमेटी जो है वो देखती है और फिर इसके बाद एक सर्टिफिकेट जो है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है, परमिशन देती है रिसर्चर को कि वो भी स्टडी को कर सकते हैं. अगर किसी स्टडी में कोई ऐसा हार्म है, जैसे कुछ स्टडीज एनिमल पर की जाती हैं या इंसान पर भी की जा रही होती है, तो वहां पर थोड़ा बहुत अगर हार्म है तो उस हार्म को रिड्यूस करने के लिए रिसर्चर जो है वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेगा. तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए फिर वो बोर्ड और कमेटी जो है वो अलाउ करते हैं कि अब ये रिसर्च जो है वो रिसर्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं.
सेकेंड हैंड फॉर्म कंसर्न कि जब आप डाटा लेते हैं तो डाटा लेने से पहले आपको पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उन्हें अपने रिसर्च के हवाले से आपने ब्रीफिंग देनी होती है, क्लियर बताना होता है उसका पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोसीजर के पार्टिसिपेंट का क्या रोल होगा, उसने किस तरह जो है वो डाटा उससे किस तरह लिया जाएगा, और इसके बाद इसमें अगर कोई हार्म है नहीं है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको आप राजदारी में रखेंगे। ये सारी चीजें आपने अपने पार्टिसिपेंट को डाटा कलेक्शन से पहले आपने उसको बतानी होती हैं। जब वो एग्री करता है कि ठीक है मैं इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हूँ, और फिर वो अपनी कंसेंट पार्टिसिपेंट देते हैं, तो वो वर्बल भी होती है और रिटर्न में भी होती है। तो रिटर्न में भी कंसेंट लेना बहुत जरूरी होती है, इसके बगैर आप रिसर्च को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पार्टिसिपेंट बच्चे हैं 18 से कम हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन से आपको जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो इस एथिक्स को यूज करते हुए आपको उनसे कंसेंट लेना होगी। अगर आप किसी इदारे में जाते हैं तो आपको इदारे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कंसेंट लेना होगी, और ये सिर्फ वर्बल नहीं होता बल्कि रिटर्न होता है। तो ये जो एथिक है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। फिर है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। जब आप रिसर्च को प्लान करते हैं तो आपको बीइंग अ रिसर्चर ये पता होना चाहिए कि मेरी इस रिसर्च के ये बेनिफिट्स हैं और इसमें ये रिस्क एसोसिएटेड है। उस रेशो को आपने डिटरमिन करना होता है, आपने देखना होता है, और फिर आपने अपने पार्टिसिपेंट को भी अवेयर करना होता है टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर, प्रोसीजर पर। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी रिसर्च के बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें कोई रिस्क है नहीं, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। और इस रेशो को ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इस एनालिसिस को किए बगैर अगर आप इस एनालिसिस को क्लियर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो फिर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन, इदारा, कमेटी या बोर्ड जो है वो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं देगा। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी। आप जब पार्टिसिपेंट से डाटा लेते हैं तो उस डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना, राजदारी में रखना, यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टडी चाहे आप सोशल साइकोलॉजी में करें या किसी और फील्ड में, आपने पार्टिसिपेंट आपको बिगनिंग टू एंड जो भी शुरू से आखिर तक जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस इंफॉर्मेशन को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, और ये आपने उसके यकीन दहानी करानी होती है जब आप उससे कंसेंट ले रहे होते हैं। उसकी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसे राजदारी में रखना होता है, और जो आपने डाटा यूज किया है या जो आपने उससे लिया है उसको भी सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए आप यूज करते हैं, और उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को आप किसी भी स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है प्राइवेसी। आपने प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है, देखना होता है कि किस तरीके से आप वो डाटा ले सकते हैं। डाटा ग्रुप सेटिंग में भी लिया जाता है और इंडिविजुअल सेटिंग में भी लिया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ये भी कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब आप डाटा ले रहे होते हैं तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिसर्च के दौरान एक प्राइवेसी को मेंटेन रखें, जहां पर आपका जो पार्टिसिपेंट है इमोशनली और फिजिकली सिक्योर फील करे, कंफर्टेबल हो आपको डाटा प्रोवाइड करते हुए। तो ये कुछ एथिक्स हैं कि जिन्हें आपने फॉलो करना है सोशल साइकोलॉजिस्ट बनते हुए, कि जब आप एक स्टडी करने जा रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को, तो आप इन एथिक्स को फॉलो करते हुए एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, जिम्मेदारी का सबूत आपको देना होगा। और ये एथिक्स ना सिर्फ आपको सेफ साइड पर रखते हैं, आपके पार्टिसिपेंट के लिए, वेलफेयर के लिए भी बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी साइंटिफिक स्टडी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में ये बहुत इनका एक रोल होता है। तो इसलिए एथिक्स के बगैर जो है वो कोई भी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो डियर लर्नर्स, ये डिफरेंट रिसर्च मेथड्स हमने पढ़े जिनकी हेल्प से आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, उसके कॉजिंग फैक्टर्स को भी स्टडी कर सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख सकते हैं। और डिफरेंट रिसर्च मेथड के जरिए आप लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करके रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि किस तरह सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, किस तरह पॉजिटिव बिहेवियर्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह सोसाइटी से वायलेंस को, इंटॉलरेंस को और बहुत सारी जो ऐसे नेगेटिव बिहेवियर हैं उन्हें खत्म किया जा सकता है, जो है वो कम से कम किया जा सकता है, ताकि सोसाइटी में एक पीस मेंटेन हो, एक हार्मनी डेवलप।